नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने हिंदी की सीरीज में संधि वाला चैप्टर पढ़ा लिया है और अब हम शिक्षण अभिरुचि से संबंधित पहले एक टेस्ट पेपर कराएंगे। टेस्ट पेपर से मैंने जितने अभी तक जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो आई होप जिन्होंने वो वीडियो देख ली होगी तो वो आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आने वाले जो आपके आगामी एग्ज़ाम हैं, जो टीचिंग से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई होप कि ये वीडियो आपके बहुत मदद करेगी और आपकी सफलता को सक्सेस ज़रूर आपको सफलता इसमें मिलेगी आपको परीक्षा में। तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत से संबंधित है। पुनर्बलन का जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? तो मैंने अभी तक आपको थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर पढ़ा लिया है और नेक्स्ट में आप कोलावर को पढ़ाऊंगी। तो कोलावर का सिद्धांत है पुनर्बलन का। अब जिन्होंने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है उनको वो पहले उसको देख लें। जिन्होंने देखी होंगी तो उनको पता होगा कि पावलोव का सिद्धांत कौन सा है, थार्नडाइक का कौन सा है और स्किनर का कौन सा है। जब इन तीनों का पता है तो पता चल जाएगा कि ये कोलावर का ही होगा। इन तीनों का नहीं है तो इसका मतलब कोलावर का है। तो पुनर्बलन का सिद्धांत है कोलावर का। अगला है क्वेश्चन है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? जब हम कोई जैसे पढ़ाई में या किसी काम को सीखते हैं और उसमें फिर प्रतिक्रिया ख़त्म हो जाती है, उसमें प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, मतलब वो काम नहीं करते हैं, तो उसका मेन कारण उसका किसके बाद सबसे कठिन होता है? किसके बाद कठिन होता है? तो आंशिक पुनर्बलन। वैसे आंशिक पुनर्बलन को ही अच्छा माना जाता है। और पुनर्बलन मैंने आपको आंशिक या जो पुनर्बलन मैंने आपको पढ़ा लिया है अच्छे से कि कैसे है पुनर्बलन। जैसे किसी चीज़ को, किसी बच्चे को फर्स्ट आने पर पुरस्कार दिया जाता है या हम उसको शाबाशी दें कि बहुत अच्छा आपने कार्य किया, या पुरस्कार दें या कुछ भी दें उसको, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए पुनर्बलन का कार्य करेगा। लेकिन बार बार अगर किसी को किसी काम पे पुनर्बलन दिया जाए तो वो उसकी अहमियत उसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और शिक्षा शास्त्र में पुनर्बलन को जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने जो आंशिक पुनर्बलन है उसको अच्छा माना है। लेकिन ये किसके बाद अधिक कठिन हो जाता है, प्रतिक्रिया का विलोप हो जाता है जो आंशिक पुनर्बलन। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका आंशिक पुनर्बलन। अगला है, निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। कौन सा है निगमनात्मक तर्कणा? सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, दोनों सही है या दोनों गलत हैं? तो निगमनात्मक या आगमनात्मक मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर, कि बच्चे पहले सामान्य चीज़ों को सीखते हैं और सामान्य चीज़ों को हम जल्दी सीख जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ले लें कि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो पहले उसको सरल सरल चीज़ें सिखाई जाती हैं और तब उसके बाद सिलेबस बढ़ता जाता है और तभी उसको आगे का आता है। तो इसके एक पहले सामान्य सिखाया जाता है और सामान्य से फिर विशिष्ट की ओर, ये हो गया निगमनात्मक। अगला है, डिसलेक्सिया संबंधित है। जो ये डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, अफेजिया हैं, ये सीखने संबंधी क्या है, विकार हैं। सीखने संबंधी विकार हैं। और मैंने आपको बताया हुआ इस चैप्टर को मैं सारे आपको कंप्लीट कराऊंगी। लेकिन इसके बाद ये अधिगम वाला चैप्टर हमारा चल रहा है, तो अधिगम वाले चैप्टर में ही ये आएगा कि सीखने संबंधी ये विकार हैं। तो किस प्रकार से ये विकार आते हैं और कौन कौन से हैं, इनको कंप्लीट कराऊंगी। तो सीखने डिसलेक्सिया संबंधित है हमारा पठन विकार से। पठन यानी पढ़ नहीं पाते हैं बच्चे। कैसे नहीं पढ़ पाते हैं? जैसे कई डॉग को गॉड पढ़ लेते हैं, या बी को डी पढ़ लेते हैं, बी को डी पढ़ लेना, या 6 को 9 पढ़ लेना। कई बच्चे देखे होंगे कि एक ही जैसे अक्षर उनको दिखाई देते हैं, जो एक जैसे अक्षर उनको दिखाई देना, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पठन। ईशान अवस्थित।
जो तारे जमी पे जैसे पिक्चर थी उसमें वो लड़का मतलब इन चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता था कि बी को डी, डी को बी, 6 को 9, 9 को 6, तो वो पिक्चर इससे संबंधित थी। ये था पठन विकार, डिस्लेक्सिया की बीमारी जो उसको बोलते हैं डिस्लेक्सिया, उसको था। अगला है प्रभावी शिक्षण है। प्रभावी शिक्षण क्या होता है? प्रभावी शिक्षक का संतोष, शिक्षक का संतोष हो जाना कि हाँ मैंने अच्छे से पढ़ाया और बच्चों ने अच्छे से पढ़ लिया, या बच्चों ने जो मार्क्स अच्छे लाए हैं, जो उसने टेस्ट पेपर लिए हो, चाहे कुछ परीक्षा दी हो, उसमें बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो शिक्षक को संतोष मिल गया। या शिक्षक की ईमानदारी कि मैंने ईमानदारी से अपना काम किया, ये प्रभावी शिक्षण है। या शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना व समझाना, या उपरोक्त तीनों। तो यहाँ पे शिक्षक का संतोष जरूरी है, ईमानदारी जरूरी है, पर मेन बात होती है शिक्षक का छात्रों को पढ़ाना व समझाना एक प्रभावी शिक्षण है। उसको पढ़ाना और समझाना, इस तरह से समझाना, हर एक पहलू पे इस तरह से समझाना कि हर एक बच्चे की समझ में आ जाए। ये नहीं कि 4 बच्चों के समझ में आ गया और बाकी जो बच्चे पढ़ाई में तेज होते हैं उनकी समझ में जल्दी आ जाता है, मीडियम बच्चों की समझ में देर से आता है, और कई बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको अलग तरीके से समझाना होता है। तो हमने हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हर बच्चों को ध्यान में रखते हुए समझाना, ये है एक प्रभावी शिक्षा। नेक्स्ट है अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है। अभिप्रेरित शिक्षण मतलब मोटिवेशन है, मतलब मोटिवेटेड हैं बच्चे कि अभिप्रेरित हैं। जो शिक्षण जो किया जाता है, जो पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, उसका मतलब क्या है? छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, छात्रों में खामोशी कि बच्चे उस पढ़ाई से क्या है? अभिप्रेरित हैं, कि मतलब ठीक है कि बहुत अच्छे हैं, बच्चे खुश हैं और बच्चों की समझ में आ रहा है, बच्चे समझ रहे हैं। कौन सा शिक्षण ये ऐसे हैं? मोटिवेटेड हैं बच्चे, पढ़ने के लिए जिज्ञासा उनमें बढ़ रही है, पढ़ाई के प्रति जिज्ञासा बढ़ रही है। तो खामोश क्लास, बिल्कुल शांत चुपचाप, टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे शांत बैठे हों, वो है नहीं। अधिकतम उपस्थिति, क्लास में सारे बच्चे उपस्थित हैं, वो है कि उपचारात्मक कार्य दिया जाता है। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया उनकी कठिनाई को समझ के उनको उपचारात्मक कार्य किया जाता है, वो है। या छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना, तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है छात्रों द्वारा प्रश्न पूछना। टीचर पढ़ा रहे हैं, समझा लिया है, तो छात्र प्रश्न पूछ रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा है उसको पूछ रहे हैं। टीचर ने जो प्रश्न पूछा, छात्र उसका जवाब दे रहे हैं, तो उसको बोलते हैं अभिप्रेरित शिक्षण माना जाता है। अगला है रचनात्मक आकलन नहीं है। रचनात्मक आकलन कौन सा नहीं है? परियोजना कार्य रचनात्मक आकलन है। परियोजना कार्य जो हम प्रोजेक्ट दे रहे हैं वो रचनात्मक कार्य है। अवलोकन, देखना कि कैसे काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये रचनात्मक कार्य है। खुले मत वाले प्रश्न, ये रचनात्मक कार्य है। खुले मत वाले प्रश्न भी रचनात्मक कार्य है। और अगला है विद्यार्थियों को योग्यता क्रम में निर्धारित करना, तो ये इसका आंसर ये नहीं है रचनात्मक कार्य। तो कैसे नहीं है? रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक प्रकार है। रचनात्मक जो हम मूल्यांकन बच्चों का करते हैं, मूल्यांकन और मापन में अंतर मैं आपको बताऊंगी। आज के बच्चों के जो सर्वांगीण विकास के लिए जो मूल्यांकन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? फिर उसको बोलते हैं जो हर पहलू को, बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन होता है, वो ही हर पहलू को देख करके उसका रिजल्ट तैयार करना, उसको मूल्यांकन कहते हैं। रचनात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन का एक प्रकार है। यह शिक्षक से मिलने वाली रचनात्मक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से छात्रों को अपनी शक्तियों, अपनी कमजोरियों की क्या उनको आता है, क्या नहीं आता है, पहचानने में क्या करता है? मदद करता है। छात्रों को योग्यता के अनुसार क्रम निर्धारण करना रचनात्मक मूल्यांकन का कार्य नहीं है। यह योग्यात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है कि किस बच्चे में कितनी योग्यता है, किस बच्चे ने कितना पढ़ा है, उसके बाद ये किया जाता है। विद्यार्थियों को योग्यता क्रम में निर्धारित उसके बाद किया जाता है। यह रचनात्मक आकलन नहीं है।
तो ये हो जाएगा अगला। अगला है सामाजिकरण का अर्थ है। सामाजिकरण का क्या अर्थ होता है कि सामाजिकरण क्या है? समाज में समायोजित होना, सामाजिक विविधता को समझना, सामाजिक मापदंडों में परिवर्तन या सभी। तो हो जाएगा सामाजिकरण। किसी बच्चे का मैंने सामाजिक परिपक्वता वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा लिया है और उसमें बताया हुआ है कि सामाजिकरण क्या चीज़ होती है। फिर भी सामाजिकरण का मतलब होता है हमने समाज को अपना लिया है और समाज ने हमको अपना लिया है, मतलब समाज में एडजस्ट हो जाना, समाज के नियमों कानूनों सबको मानते हुए उनके अनुसार चलना, और जो हम बात कहें वो समाज को कबूल हो और समाज की बात हमको कबूल हो, तो वो हो जाएगा सामाजिकरण। तो इसका आंसर हो जाएगा समाज में समायोजित हो जाना। उस समाज जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में समायोजित हो जाना, कि अलग थलग न रहना, उसको बोलते हैं सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन है छात्रों की ज़रूरतों। अगला क्वेश्चन है छात्रों की ज़रूरतों, हितों और सीखने की शैली पर कौन सी विधि केंद्रित है? छात्रों की ज़रूरतों, हितों और सीखने की शैली पर कौन सी विधि केंद्रित है? तो कौन सी विधि है? विषय केंद्रित विधि, खेल केंद्रित विधि, बाल केंद्रित विधि या शिक्षक केंद्रित विधि। तो ये हो जाएगी छात्रों की ज़रूरतों, हितों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई की वो शैली अपनाना ताकि उनकी ज़रूरतों और हितों का ध्यान रखा चाहिए। तो ये हो जाएगी बाल केंद्रित शिक्षा। अब कैसे? बाल केंद्रित शिक्षा एक दृष्टिकोण है जो छात्र की ज़रूरतों, हितों और सीखने की शैली पर ध्यान देता है। यह छात्र को सीखने के नए कौशल और ज्ञान की खोज के लिए छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को सीखने के नए कौशल, नए अवसर देता है और ज्ञान की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। उसको बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। यानी बालक की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कि वो किस प्रकार से सीख सकता है, वही शैली अपना करके उसको सीखने के लिए प्रेरित करना और वो उस नए कौशलों को सीखें और उस ज्ञान की खोज करें, तो वो होता है बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन है छात्र ज़्यादा व जल्दी स्थायी सीखते हैं। छात्र जो ज़्यादा सीखते हैं, जल्दी सीखते हैं और स्थायी रूप से सीखते हैं, तो वो कैसे सीखते हैं? करके सीखना या देखने से, करने से, देखने से, पढ़ने से या सुनने से। कि जैसे हम कुछ चीज़ देख रहे हैं, जैसे पिक्चर देख रहे हैं या कुछ चीज़ देखने से जो दृश्य सामग्री है उसको दिखाया जाता है, तो उससे देखने से भी ज़्यादा सीखा जाता है, ये माना जाता है। पढ़ने से तो जितना पढ़ोगे, पढ़ने से तो कम ही सीखा जाता है, और सुनने से भी सीखा जाता है। जो कोई कहानी सुन रहे हैं तो सुनने से भी समझ में आ जाता है। लेकिन करने से, जो हम सीखना चाहते हैं उसको प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो करने से हमें उसका ज्ञान ज़्यादा अच्छे से सीख पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे और स्थायी तौर पर सीख पाएंगे। स्थायी मतलब कभी भूल नहीं पाएंगे। तो जो प्रैक्टिकल करके हमने करके सीखा, जो अनुभव के साथ सीखा, मतलब खुद किया और तब इसका अनुभव हमें हुआ कि हाँ ऐसे होता है, तो उसका ज्ञान अस्थायी होता है, ज़्यादा होता है और जल्दी सीखा जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना, जो मेरे चैनल पर नहीं आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। और नेक्स्ट टेस्ट पेपर कराऊँगी और उसके बाद अगला चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। थैंक यू।